संजीव कौशिक जी, मैं आपके पास पहले आ जाती हूं, आपकी नजरें किस पर हैं? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, और एसआईआर को लेकर जिस तरीके का देखिए बवाल मचा था, पहले ये विश्लेषकों ने कहा कि ये दरअसल उन सीटों के लिए है जिन पर स्विंग बहुत कम हुआ, यानी कम जीत और हार के अंतर वाली सीटों पर हुआ। इस बार उन सीटों पर क्या आपकी नजरें हैं? क्या कैंडिडेट्स पर आपकी नजरें हैं, या आपको लगता है चुनाव इसीलिए पहले चरण का दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ बाहुबली भी है, बड़े बड़े चेहरे, जिसमें दोनों डेप्यूटी सीएम भी शामिल हैं? पूर्णिमा, 121 सीटों पर पुराने 2020 के आंकड़े को निकाल के देखेंगी तो लगभग कमोबेश बराबर बराबर का आंकड़ा था महागठबंधन और एनडीए के लिए। 59 सीटों पर और 60 सीटों पर, और एक लोजपा के खाते में गई थी। आज के वक्त में बिल्कुल परिदृश्य बदला हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई पार्टी आई है और बड़े हनक और धमक के साथ बिहार की राजनीति में उसने मेहनत भी किया है और लोगों के भरोसे को जीतने का प्रयास भी किया है। दो बातें हैं, पुरानी पार्टियों के बारे में जंगल राज की बात कही जाती है और नई पार्टी जो है लगातार 20 सालों से काबिज है, तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं कि आपके पास ऐसी क्या उपलब्धि है जिसके बारे में आप चर्चा करें। हमने देखा पूरे प्रचार चुनाव के दरमियान देखा कि जो डबल इंजन की सरकार वाली जो पार्टियां थी वो मूलभूत मुद्दों से भाग करके, सरकारी मुद्दों से भाग कर लगातार वो ध्रुवीकरण और क्या क्या कट्टा वगैरह वो तमाम तरह की बातें हो रही थी। और विपक्षी पार्टियां जो पहले से 20 सालों से सत्ता से बाहर है वो लगातार कह रही थी कि हम दवाई, कमाई, सिंचाई, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। दोनों के बीच में एक ऐसी पार्टी आई है जो लगातार एक अलग तरीके की राजनीति करने का प्रयास कर रही है। कौशिक साहब, आपके पास वापस से लौटते हुए और कोशिश करेंगे जो तस्वीरें हम पहले बताने की कोशिश कर रहे थे उनको हम दोबारा से रखेंगे, क्योंकि बहुत ही उम्रदराज महिला जो चल भी नहीं सकती, उनको उनके परिवार के व्यक्ति अपनी गोदी में उठाकर लेकर आ रहे थे, और इसी लोकतंत्र की खूबसूरती का मैं जिक्र कर रही थी। कौशिक साहब, दृश्य जो आप दिखा रहे हैं लगातार लोगों के लिए प्रेरणादायक भी है और लोग अपने घरों से निकलेंगे भी। वो समझेंगे कि हमारे एक वोट की कीमत क्या है और उसी एक वोट से सत्ता बनती है और बिगड़ती है। आपके सोच समझ, या हम सवाल जब खड़े करते हैं किसी भी सरकार के लिए, जो अभी की सरकार हो या पूर्ववर्ती सरकार हो, हम एक वोट देने के बाद में ही सवाल पूछने के अधिकारी बनते हैं। यदि हम वो वोट नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पे हमें घर में बैठना चाहिए, हमें कोई सवाल पूछने का भी। अक्षत सुनक जी, पहले आपकी एक प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी, फिर उसके बाद फील्ड पर चलेंगे। तमाम रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं। इस बार जन स्वराज पार्टी ने दावे बड़े किए हैं, अक्षत सुनक, और क्योंकि मैं भी फील्ड पर रही, अंतिम दिनों में आप लोग अपने प्रत्याशियों को, आपके कैंडिडेट्स कौन रहेंगे, इनको फाइनल करने में आप लोग बहुत व्यस्त नजर आए। क्या बदलाव लेकर जनता के बीच में जाने की आप उम्मीद करते हैं? और प्रचार से ज्यादा मैं चाहूंगी कितना बदलाव महसूस करवा पाए जनता को जो आज वोटर में कन्वर्ट होगा, उसका जिक्र अगर आप करें तो। अक्षत सुनक, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और बिहार की जनता को मेरा एक अनुरोध है कि आज इस लोकतंत्र के पर्व पर वो ज़रूर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। खासकर जो युवा जो पहली बार आज वोट करने जा रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप बिहार की दशा और दिशा को तय करने के लिए, अपने भविष्य को तय करने के लिए आप प्रलोभनों में ना फंसते हुए ऐसी पार्टियों को वोट दें जो आपको विश्व स्तरीय शिक्षा आपके प्रखंड के स्तर पर लाके दें, जिनके पास पलायन को रोकने का, बुद्धि के पलायन को रोकने का और धन के पलायन को रोकने का एक ब्लूप्रिंट हो, जो आप पूरे बिहार में 50 मेडिकल कॉलेज और 250 उच्च आप कह सकते हैं अस्पताल बनाने का जो वादा करे। ऐसी पार्टी को लाने का प्रयास करे जो कि नो नॉनसेंस एंड प्रो डेवलपमेंट सरकार हो, जो कि एक्चुअली जनता के मुद्दों की बात करे। तो मैं सबसे पहले यही अनुरोध करूंगा। और आपके क्वेश्चन पे आता हूं, तो हमें लगता है कि आज जन स्वराज ने जनता के बीच, प्रशांत किशोर जी पिछले 2.5-3 सालों में 5000 से ज्यादा गांव में गए हैं, लोगों से मिले हैं, और उन्होंने उन्हीं बुनियादी एक और इंपॉर्टेंट बात संजय राणा जी, क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स बिहार में जाती है जो जाती नहीं, इस बात की बात की जाती है। हालांकि हरियाणा के चुनावों का जिक्र जरूर कल राहुल गांधी ने एक अलग पर्सपेक्टिव से किया, लेकिन मैं हरियाणा के चुनावों का जिक्र इस बात से भी करना चाहूंगी कि वहां पर और पिछले कुछ राज्यों में लोगों ने जाति से ऊपर उठकर वोट दिया, एक अलग तरीके का बदलाव हमने देखा। आपको लगता है कि बिहार में भी अब जब इन पॉलिटिकल पार्टीज को थक हार के रोजगार, स्किल, डिजिटल पुश की बात करनी पड़ी, पलायन रुकेगा, वहां के लोगों की शिक्षा बेहतर हो, बेरोजगारी का स्तर गिरे, इस पर आना ही पड़ा तमाम पॉलिटिकल नैरेटिव के बीच, ये बदलाव महसूस करेंगे जहां जाति से ऊपर लोग अपनी स्टेबिलिटी को और जीवन में आ रहे बदलाव को चुन पाएंगे?
देखिए, जब हरियाणा की तुलना करते हैं बिहार से, तो तुलना नहीं हो सकती। देखिए, जातिगत समीकरण रहेगा, जाति कभी हिंदुस्तान से खत्म नहीं हो सकती है। ये बोल दे कि 100% जाति खत्म हो गई, सिर्फ डेवलपमेंट पे वोट पड़ रहा है, तो अतिशोक्ति हो जाएगी। देखिए, जब हरियाणा की तुलना करती हो तो जातिगत समीकरण बैठाए गए थे। वहां पे क्या होता था, जाट वर्सेस नॉन जाट। नॉन जाट, जाट कितना 22% है, नॉन जाट तकरीबन समझ लीजिए जा रहे जो कास्ट आते नॉन जाट में आते, तो समीकरण अलग था। समीकरण के हिसाब से गेम खेला गया था और सब अपनी गोटियां कह सकते हैं, राजनीतिक गोटियां बिछाई गई थी, तो वो चुनाव अलग था। अगर हम बिहार की पर्सपेक्टिव से बात करते थे, पलायन कभी भी खत्म नहीं हो सकता। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी आके बोलती है पलायन खत्म कर दूंगा, तो उनसे मैं आंकड़े पूछता हूं। लेकिन पलायन किस परिस्थिति की डेफिनेशन तो बदल सकते हैं ना अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से। बिल्कुल। पलायन क्या होता है, मान लीजिए मैं कहीं और पैदा हुआ था, आज मैं नोएडा में हूं, आप कहीं और पैदा हुए, तो मैं नोएडा या दिल्ली में हम आके बसे हैं, तो इसको पलायन नहीं करते। ये कहते हैं ग्रोथ की वजह से। हो सकता है कल मैं विदेश चला जाऊं तो वो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन हाँ, पलायन वो होता है कि मजबूरी में किया गया, यानी आपको डर में से किया गया, या हो सकता है रोजगार ना मिलने की वजह से किया गया, या हो सकता है दूसरे और गरीबी के कारण हो। वो पलायन पे विचार विमर्श होना चाहिए। आप जहां तक बात हो रही थी कि जातिगत समीकरण, देखिए अगर पिछले 2020 का अगर समीकरण देखते हैं तो कहीं ना कहीं जाति महादलित, देखिए 30% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और 24% कांग्रेस के पक्ष में था। अगर हम बात करते हैं महादलित में मुसहर जाति जो आती है, वो 65% जो थी कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में, यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के पक्ष में वोट करती है, और 24% उसके प्रतिशत कांग्रेस के को वोट करती है। अब मैं आता हूं इसमें पासवान की बातें हम कर रहे थे, वो भी दलित जाति में आता, लेकिन पासवान में अगर देखा जाए तो एलजेपी को सिर्फ 32% पासवानों ने वोट किया, 17 तो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। तो देखिए, जातिगत समीकरण समझ नहीं सकता, लेकिन हाँ, डेवलपमेंट की चर्चा होनी चाहिए, जैसे एजुकेशन की चर्चा होनी चाहिए। एजुकेशन, देखिए ऐसा नहीं, एजुकेशन सिस्टम था नहीं हमारे पास, एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुदृढ़ बनाना है, उसको स्ट्रांग करना, उस पर विचार होने चाहिए। कारखाने क्यों नहीं लगे, उसके बहुत सारे कारण होते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आया। इन्वेस्टमेंट लाना और इन्वेस्टमेंट ना होना दो अलग अलग चीजें। देखिए, अभी अदानी ने इन्वेस्टमेंट किया है जहां पे पावर प्लांट बन रहा है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट आज से आने चाहिए थे और आ रहे हैं। लेकिन वो जो छवि थी, जो 90s के बाद 2005 तक की एक छवि थी, गुंडा राज की छवि थी, या कह सकते हैं जंगल राज की छवि थी, उसको पर्सपेक्टिव को बदलने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं। लेकिन उस पर्सपेक्टिव को जो आंकड़े हैं वो बहुत एनसीआरबी के सपोर्ट नहीं कर पाए। इस पर्सपेक्टिव को अगर बदलने की कोशिश की गई तो क्या जमीन पर उस तरीके का बदलाव नजर आया? क्या कानून व्यवस्था बेहतर नजर आई? बस 10 सेकंड में खत्म कर लूंगा। आपने आंकड़े की बात की, देखिए एक होता आंकड़े क्यों आएंगे, आंकड़े तब आएंगे जब हम रजिस्टर्ड करेंगे। जब आदमी डर के मारे रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, आप सोच सकते हैं, ये तो बीजेपी का स्टेटमेंट है। नहीं, बीजेपी का एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जब एनसीआरबी के आंकड़े उनके सामने रखो तो ये उनका स्टेटमेंट है कि पहले तो देखिए एफआईआर नहीं होती थी, लोग डर के मारे थाने नहीं पहुंच पाते थे। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखिए एक आईएएस अपनी अगर केस रजिस्टर नहीं कर पाता है तो समझ लीजिए आम आदमी क्या स्थिति होगी, और ये हम सब ने देखा है। तो आज केस रजिस्टर्ड होते, नो डाउट पॉपुलेशन भी बढ़ रही, केस भी बढ़ेगा, सब कोई बोल दे कि नहीं क्राइम फ्री हो जाएगा। दुनिया में कभी क्राइम फ्री नहीं हो सकता, राम राज से लेके आज तक क्राइम होते रहेंगे। उस पर कितना अंकुश लगता है।